गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है छंद। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा को पढ़ेंगे। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। वर्ण क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, क, ख, ग, घ। इस तरीके से ये टोटल 52 वर्ण हमने पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे लिखी मात्रा। बस आपको याद रखना है, एक तो होती है ये, एक तो हम कह सकते हैं लघु मात्रा वाले वर्ण, एक होता है दीर्घ मात्रा वाले वर्ण। थोड़ी सी डिटेल आगे पढ़ेंगे हम। एक होता है यति। यति का मतलब होता है बच्चों ठहराव। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव यानी रुकना। एक होता है गति। गति का मतलब स्पीड यानी लय। एक होता है तुक। तुक का मतलब जैसे पहली लाइन है उसका अंत का अक्षर, फिर दूसरी लाइन है उसका अंत का अक्षर। यानी लाइन के जो लास्ट, पहली लाइन का लास्ट और आखिरी लाइन का लास्ट, उनमें कुछ समानता होती है, यानी कुछ न कुछ मैचिंग सा होता है। जैसे पहली लाइन के आखिरी में आसमान, दूसरी लाइन के आखिरी में फरमान, यानी आसमान फरमान एक तरीके से मैचिंग सा होता है। तो उसको ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों? तुक कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जो छंद है इसके अर्थ की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो छंद का अर्थ होता है ढकना यानी आच्छादित करना होता है। क्या होता है? आच्छादित करना यानी ढकना। आह्लादित करना भी इसका ही मतलब होता है। आह्लादित का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढकना यानी आच्छादित करना, यानी आह्लादित करना या प्रसन्न करना। दोस्तों, आप याद करते चलेंगे, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है छंद शब्द संस्कृत के छिदि धातु से बना है। यानी जो छंद शब्द है ये संस्कृत के छिदि धातु से बना है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, छंद की रचना किसने करी है? पिंगल ने की है। छंद की रचना किसने की? पिंगल ने की। और इसी वजह से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? 7। छंद के कितने अंग होते हैं? 7 होते हैं। सबसे पहला, यानी अगर हम बात करें चरण या पद, एक अंग तो ये हो जाएगा चरण कह दो या पद कह दो। अब देखो, छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, यानी नॉर्मली, यानी ज़्यादातर तो 4 ही चरण होते हैं, कुछ में 6 भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चरण कह दो या पद कह दो। तो छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? तो 4 होते हैं। पहले व तीसरे को विषम चरण कहते हैं। पहला यानी 1, 3, 5, यानी एक तरीके से विषम संख्या है, यानी 1 और 3, यानी पहले को और तीसरे को हम क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। 2 और 4 को हम सम चरण कहते हैं। देखो, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 से कटने वाली संख्या है। जो संख्या 2 से कटती है उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटती उसको हम विषम संख्या कहते हैं। उस प्रकार 1 और 3 यानी पहले और तीसरे को विषम चरण कहेंगे, दूसरे और चौथे को समचरण कहेंगे। फिर लिखा यहाँ पे एक नोट लिखा, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है। कौन सी है? छंद सूत्र। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है। फिर यहाँ पे चरण, यानी चरण या पद के बाद हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण और मात्रा। देखो दोस्तों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हर्ष और दूसरा दीर्घ। अब हर्ष कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर होते हैं, ये 4 ही होते हैं दोस्तों। इनकी एक मात्राएं होती है, आपको याद रखना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, जो हम छंद को पहचानेंगे वो मात्रा गिन के ही पहचानेंगे। अब मात्रा कैसे गिनेंगे? सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि 1 मात्रा वाले कौन से होते हैं और 2 मात्रा वाले कौन से होते हैं। तो दोस्तों, हर्ष जो है, हर्ष स्वर ये 4 होते हैं। ए, ई, उ, री, इनकी एक मात्राएं होती है, इन चारों की एक मात्रा। फिर यहाँ पे लिखा दीर्घ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी 2 मात्राएं होती हैं दोस्तों। ठीक है,
सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई जो छंद है उसके 7 अंग होते हैं। सबसे पहले चरण या पद, फिर वर्ण और मात्रा, तीसरा देख लो संख्या या क्रम। संख्या क्रम में क्या लिखो, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। यानी वर्णों और मात्राओं की अगर हम गिनती कर लेते हैं उसको ही तो संख्या कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, लघु मात्रा, यानी इसको तो हम लघु मात्रा कहते हैं, यानी ये एक मात्रा है। और ये दीर्घ मात्रा यानी ये दो मात्रा है। देखो ये तो एक मात्रा और ये दो मात्रा। एक मात्रा यानी ये तो लघु मात्रा हो गई, ये दीर्घ मात्रा हो गई। दोस्तों इससे बड़ी कोई मात्रा नहीं होती, ये मैक्सिमम होता है यानी सबसे बड़ी होती है। चलिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो चरण या पद, वर्ण और मात्रा, संख्या क्रम भी पढ़ दिया। अब बात करेंगे गति की। गति क्या होता है दोस्तों, कविता के पढ़ने के प्रवाह को, यानी गति। गति का मतलब लय यानी स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से हम कविता को पढ़ते हैं उसको ही हम गति कहते हैं। गति कह दो चाहे लय कह दो, ठीक है दोस्तों, गति बोल दो या लय बोल दो। अच्छा, फिर हम क्या पढ़ेंगे, यति। यति का मतलब विराम, विराम का मतलब ठहराव। दोस्तों छंदों को पढ़ते समय जहाँ हम विराम लेते हैं यानी जहाँ पे हम रुकते हैं उस रुकने को ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। गति का मतलब स्पीड यानी लय, यति का मतलब रुकना यानी ठहराव। फिर यहाँ पे लिखा तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को हम तुक कहते हैं। मैंने तुक बताया था, जैसे 2 लाइन है, पहली के आखिरी में आसमान लिखा है, दूसरी के आखिरी में फरमान लिखा है, यानी आसमान फरमान, एक तुक बना है, एक मैचिंग सा हुआ है। उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पे गण, यानी 3 वर्णों का एक गण होता है, यानी 3 वर्णों का एक समूह होता है, उस समूह को ही हम गण कह देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गण क्या होता है, यानी 3 वर्णों के समूह को हम गण कह देते हैं। और गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। याद रखना, अभी के अभी सुनूंगा आप लोगों से। एक गण सूत्र लिखा है दोस्तों, यमाता राजभान सलगा। अब इसके माध्यम से हम गणों को पहचानेंगे। गण से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये सूत्र बहुत ही खास है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब देख लो, यहाँ पे समझ लो, एक बार रटना कुछ नहीं है। एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा। अब देखो यहाँ से 8 गण आ जाएंगे, वे कैसे आएंगे, यमाता, यानी आप एक काम करो दोस्तों, यहाँ पे शुरू में या लिखा तो यहाँ पे या लिख दो, यहाँ पे मैं लिखा मैं लिख दो, तय लिखा तय लिख दो, रह लिखा रह लिखो, फिर जय लिखा जय लिख दो, भय लिखा भय यहाँ पे लिख दो, न यहाँ पे लिख दो, स यहाँ पे लिख दो। और ये गण तो सारे ही यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ठीक है। अब ये जो यगण होता है, ये भगण होता है, तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये क्या होते हैं, हम कैसे इनकी मात्राएं देखें भाई, इनमें कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों एक काम करो, यगण है, अगर मैं यगण को देखना चाहूँ तो यहाँ पे जाओ, यह यहाँ से ही तो है, तो 3 वर्णों का एक समूह उठा लो, यह माता, यह माता है, इसको यहाँ पे लिख दो। अगर मैं ये मगन को देखूँ, मैं से उठा लो, माँ तारा, यानी 3 का एक ग्रुप उठाना है, माँ तारा, ये लिख दिया माँ तारा। मुझे तगण देखना है तो तय तख्ती पे जाओ, यहाँ पे ताराज, ताराज यहाँ पे लिख दो। मुझे रगण देखना है तो रै पे चले जाओ, राजभा, तो यहाँ पे राजभा लिख दो। मुझे जगण देखना है तो जय कहाँ पे, ये रहा, जय भान जभान, 3 का ही एक ग्रुप उठाना है, 3 का एक ग्रुप उठा ले, जभान। भगण को अगर मैं देखना चाहूँ ये हो जाएगा भानस, भानस लिख दिया। नगण को मैं देखना चाहूँ, न सैल नसल। फिर मैं सगण को देखना चाहूँ, सैलेगा सलगा। अब इससे क्या मतलब है दोस्तों, हम यहाँ से बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता दूँ, हमने ह्रस्व और दीर्घ स्वर पढ़े थे। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी जिनके माध्यम से आप छंद को पढ़ सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा है तो दोस्तों आपको छंद बिल्कुल नहीं आ सकता, आप छंद को बिल्कुल नहीं समझ सकते। फिर
मैंने आपसे बताया था जो हर्ष स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा होती है। और हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। अब ध्यान से देखो, कोई भी व्यंजन होता है उसके अंत में उसके अंत में एक स्वर छिपा रहता है और उसको हम क्या कहते हैं? ए तो सबके लास्ट में छिपा रहता है। जैसे मैं कै की बात करूं, यहाँ पे मैंने आपसे बताया था जो व्यंजन होते हैं स्वतंत्र नहीं होते, यानी इनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे अगर मैं कै को तोड़ के देखूँ तो कै पे हलंत लगाओ, यानी आधा कै प्लस के ए, यानी इसमें ए छिपा हुआ है, ये स्वर के बिना नहीं बोला गया है। तो दोस्तों अगर मैं कै को तोड़ना चाहूँ, कै पे हलंत लगाओ, ये आधा कै माना जाएगा प्लस के ए। और आपको पता है, यानी मैंने इसको इस रूप में लिखा है। अगर मैं यहाँ पे मात्रा ढूंढना चाहूँ, मात्रा हमेशा स्वर की ही होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, मात्रा हमेशा स्वर की होती है। तो ए की तो कितनी मात्राएं होंगी? एक मात्रा होगी, क्योंकि हर्ष ये जितने भी हैं इन सब की एक एक ही मात्रा होती है, एक मात्रा ऐसे बनती है, यानी इन सब की तो एक मात्रा होगी। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा की, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, कै पे हलंत लगाओ प्लस के छोटी, देखो छोटी की मात्रा है, यानी छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये तो हर्स्व है तो इस वजह से इसकी भी एक मात्रा होगी, यानी यहाँ पे भी मैं एक मात्रा लिखूंगा इसके ऊपर, इसके ऊपर भी एक ही मात्रा लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखो कु, कै पे छोटे ऊ की मात्रा। अगर मैं इसको डिटेल में लिखना चाहूँ, यानी वर्ण विन्यास करना चाहूँ, वर्ण विन्यास कैसे होगा दोस्तों? कै पे हलंत प्लस के छोटा ऊ। आप मुझे बताओ, ये तो हर्ष स्वर है, जब ये हर्ष स्वर है तो इसकी तो एक मात्रा होगी। तो दोस्तों मैं कै पे अगर छोटे ऊ की मात्रा लगाऊं, यहाँ पे एक मात्रा होगी, ठीक है, यानी एक मात्रा होगी। उसी प्रकार कै में रै लिखा है, यानी इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ, कै पे हलंत प्लस के री तो एक हर्ष स्वर है और हर्ष की तो एक मात्रा होती है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसकी एक ही मात्रा होगी। दोस्तों इतना आप लोगों ने कुछ समझा है? बोलो दोस्तों, इतना समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और समझे आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा दीर्घ, जो भी दीर्घ होंगे उनकी दो मात्राएं होती है। देख लो दोस्तों, ये जितने भी हैं इन सब की दो मात्राएं होंगी, और दो मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है वैसे तो, लेकिन ये दो मात्राएं गिनी जाएंगी यहाँ पे। ये दो मात्रा, जैसे उल्टा एस बना, हम एस बना देते हैं, ये वही एस है इसी तरीके से, यानी दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी कह देते हैं। ये दो मात्राओं का एक सिंबल होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा कै पे आ, यानी कै पे आ का डंडा का, अगर वास्तव में हम का का वर्ण विन्यास करें तो कै पे हलंत प्लस के आ। अब आप मुझे बताइए, जो आ है ये तो दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती है? दो मात्रा होती है। तो इस वजह से मैं कह दूंगा यहाँ पे इसके ऊपर दो मात्राएं लगेंगी। कितनी मात्राएं लगेंगी? दो मात्रा। उसी प्रकार कै पे बड़ी ई की मात्रा की, अगर मैं इसका वर्ण विन्यास करूँ, कै पे हलंत प्लस के बड़ी ई। अब बड़ी ई तो दीर्घ उच्चारण है, ये तो दीर्घ स्वर है। जब दीर्घ स्वर है इसकी तो दो मात्रा होती है, यानी मैं इसके ऊपर भी दो मात्रा लिखूंगा। जैसे कै पे बड़े ऊ की मात्रा कु, अगर मैं इसका वर्ण विन्यास करूँ, कै पे हलंत प्लस के बड़ा ऊ। तो दोस्तों ये जो बड़ा ऊ है ये तो दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की तो दो मात्राएं होती है, तो मैं इसके ऊपर भी दो मात्राएं लिख दूंगा। कै पे ए की मात्रा है, तो ये जो कै पे हलंत लगाओ प्लस के ए, भाई कै पे हलंत लगाओ प्लस के ए, ये जो ए है ये तो दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है? दो। इसके ऊपर भी मैं दो ही मात्रा लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे दो ही मात्रा आएगी इसके ऊपर भी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कै पे आई की मात्रा, इसका वर्ण विन्यास करो, कै पे हलंत प्लस के आई, तो आप मुझे बताएंगे ये जो आई है ये तो एक दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती है? तो दो मात्राएं होती है दोस्तों। तो हम कह देंगे ये इसके ऊपर भी दो मात्रा आएगी। जैसे कै पे ओ की मात्रा है, इसको तोड़ो, कै पे हलंत प्लस के ओ, तो ओ तो एक दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती है? दो होती है, यानी इसके ऊपर भी दो ही मात्रा होंगी।
जैसे कै पे औ की मात्रा कौ, कै पे हलंत प्लस के औ तो एक दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों? 2 होंगी। तो इस पे भी मैं 2 ही मात्रा लिखूंगा। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आप लोगों को? बस इतना याद रख लो दोस्तों। हरस, ये जो 4 है, 4 की तो 1 मात्रा होंगी और ये जो बाकी स्वर बचे हैं इनकी 2-2 मात्राएं होंगी। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये जो गण है इनको समझो। वीडियो को स्किप ना करना दोस्तों, अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बिल्कुल भी प्रॉमिस करता हूँ आपसे। बस आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखते रहें। अगर मैं यमाता की बात करूँ, यमाता, तो यह है, इसके तो लास्ट में ए छिपा हुआ है, तो ए की तो 1 मात्रा आएगी। इसके ऊपर 1 मात्रा मैंने यहाँ पे लिख दी। ऊपर इसलिए नहीं लिखा ताकि फिर लिखने में ख़राब सा हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक साफ सा लिखा जाएगा। यहाँ पे या की 1 मात्रा, माँ, यहाँ पे आ का डंडा है, आ की 2 मात्रा हो जाएगी। ता, आ का डंडा है, यहाँ पे 2 मात्रा। उसी प्रकार मातारा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे भी 2 मात्रा, यहाँ पे भी 2 मात्रा आ गई। ताराज, ता 2 मात्रा, रा 2 मात्रा, जय 1 मात्रा। राजभा यानी 2 1 2 यहाँ पे लिख दी। जभान 1 2 1, भानस 2 1 1, नस्ल 1 1 1। उसी प्रकार यहाँ पे सलगा 1 1 2। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यगण की मात्राएं कौन सी होती है? 1 2 2 होती है। कौन सी होती है? 1 2 2 होती है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं ये यहाँ पे लिखा कमला, कमला में कौन सा गण है, तो सबसे पहले आप इनके ऊपर मात्राएं लिख दो दोस्तों। कै के ऊपर 1 मात्रा, मैं के ऊपर 1 मात्रा, ला, लै पे आ का डंडा, इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 मात्रा। अब एक बात बताओ, 1 1 2, 1 1 2 यानी यहाँ पे आ जाओ, 1 1 2 मात्रा किसकी होती है? सगण की होती है, यानी इसमें सगण हो जाएगा। अगर मैं कमल की बात करूं, इसके ऊपर 1 मात्रा, मैं पे ऊपर 1 मात्रा, लै के ऊपर भी 1 मात्रा, 1 1 1। अब 1 1 1 तो ये नगण होता है। कौन सा होता है? यहाँ पे हो जाएगा नगण। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इस शब्द में बता दो कौन सा गण है। तो सबसे पहले आप मात्राएं लिख लो और फिर देख लो कौन सा गण है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको कैसे याद रहेंगे? यमाता राजभान सलगा, है ना। अगर आपको रगण देखना है, रगण यानी राजभा, इतना अपने आप निकल जाएगा, राजभा आ जाएगा। अगर आपको सगण देखना है, सलगा, सलगा यानी 1 1 2। अगर आपको मगण देखना, मातारा यानी 2 2 2। इस तरीके से आपको याद रखना, अच्छे से याद रखना है, रटना नहीं है बच्चों, समझना है बस। चलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, ध्यान से देखें आप लोग। 1 मात्रा वाले कौन कौन से होंगे? देखो ये हरस आ गए एक, तो चारों के चारों, ए ई उरी। ये जो चंद्र बिंदु होता है इसकी भी 1 ही मात्रा होती है दोस्तों। ठीक है, फिर 2 मात्रा वाले कौन कौन से होते हैं? ये 7 के 7 तो ये आ गए दीर्घ मात्रा वाले, यानी जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पे 2 और लो, एक तो अनुस्वर एक विसर्ग, एक तो अनुस्वर एक विसर्ग। देखो बच्चों, अगर मैं चंद्र बिंदु की बात करूँ, चंद्र बिंदु की 1 मात्रा होगी, अनुस्वर यानी जिस अनुस्वर की 2 मात्रा हो जाएंगी। चंद्र बिंदु की 1, अनुस्वर की 2 हो जाएगी। विसर्ग की भी 2 ही मात्रा होती है, कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है। चंद्र बिंदु की 1 मात्रा होगी और अनुस्वर की 2 मात्रा होगी और विसर्ग की भी 2 मात्रा होगी दोस्तों। अब कुछ नियम मैं आपसे बता दूं। अगर आधा अक्षर शुरू में हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों। देखिए दोस्तों, अगर आधा अक्षर शुरू में हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे अध वै या वै लिखा है यहाँ पे वै। अब ये वै जो है ना, ये तो आधा है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं मैं लिखूंगा। यह के ऊपर 1 मात्रा आएगी, यह के ऊपर 1 मात्रा आएगी, कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 मात्रा आ गई। अच्छा, एक बात तो हमने समझ ली, अगर शुरू में स्टार्टिंग में आधा अक्षर आ जाए उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। फिर दूसरा नियम यहाँ पे लिखा, अगर आधा अक्षर बीच में आएगा तो वहाँ पे भी उसकी कोई मात्रा तो नहीं होगी, बल्कि अपने से पहले वाले को दीर्घ मात्रा बना देगा।
अगर कोई पहले से ही दीर्घ मात्रा वाला हो तो दीर्घ ही रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे समझो आप लोग। देखियो बच्चों, जैसे यहाँ पे भक्त लिखा है, अब यहाँ पे आधक है। अगर बीच में कोई आधा अक्षर आ जाए, वास्तव में यहाँ पे भी इसके ऊपर भी कोई मात्रा तो बिल्कुल नहीं हम लिख सकते, लेकिन ये अपने से पहले वाले को दीर्घ मात्रा बना देगा। वास्तव में भय की तो एक मात्रा होनी चाहिए थी भाई, भय की तो एक मात्रा लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा आधा अक्षर बीच में है। ये आधा अक्षर क्या करता है, अपने से पहले वाले को दीर्घ मात्रा वाला बना देगा। बना दिया, इस वजह से भय के ऊपर दो मात्रा। दोस्तों यहाँ पे लिखा भाग्य, यहाँ पे भी गया आधा है। अब गया की तो कोई मैं मात्रा नहीं लिख सकता, लेकिन ये अपने से पहले वाले को दीर्घ बनाएगा। वास्तव में यहाँ तो पहले से ही भय पे आ का डंडा है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे दो मात्रा लिखूंगा। जब यहाँ से पहले से ही दो मात्रा है तो अब दो के बजाय तीन मत कर देना, दो ही रहेगी। यानी ये तो मैक्सिमम मात्रा आ ही चुकी है, तो दो से बड़ी तो कोई मात्रा नहीं हो सकती बच्चों। यानी यहाँ पे अब इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो दो मैंने पहले लिख दी थी, यानी भा पे आ का डंडा, तो आ की तो दो मात्रा होती है बच्चों। ठीक है, फिर अगला नियम यहाँ पे लिखा है, अगर किसी वर्ण में हलंत होता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वह अपने से पहले वाले को दीर्घ मात्रा वाला बना देता है। सेम उसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा श्रीमान। अब यहाँ पे श्री, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा तो दो मात्रा, मैं पे आ का डंडा दो मात्रा। यहाँ पे हलंत लिखा है, हलंत वाले की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, लेकिन इससे जो पहले वाला है वो दीर्घ ही होना चाहिए। अगर एक मात्रा वाला होता तब भी मैं इसको दीर्घ ही बनाता। थोड़ा सा आप लोग समझें, अगर किसी वजह से यहाँ पे श्रीमन होता, बस समझ लो श्रीमन कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता तो मैं यहाँ पे दो मात्रा लगाता, यहाँ पे एक मात्रा आती। अब मैंने देखा भाई यहाँ पे तो हलंत है, हलंत वाले के ऊपर मैं कोई मात्रा नहीं लिख सकता, तो इसके ऊपर तो कोई मात्रा नहीं लिखूंगा, लेकिन इससे पहले वाला ये दीर्घ बनाना पड़ेगा। अगर ये दीर्घ नहीं है तो ये दीर्घ बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने वो पढ़ा था ना भक्त, देखो इसके ऊपर एक मात्रा, इसके ऊपर एक मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो आधा है, आधे की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आधे से जो पहले वाला है अगर ये दीर्घ नहीं है तो आप इसको दीर्घ बना देना। फिर हमने यहाँ पे देखा था, अगर यहाँ पे भाग्य लिखा था, भाग्य, भा पे आ का डंडा दो, इसकी एक, आधे की कोई मात्रा नहीं होगी, तो आधे से पहले वाला मैंने दीर्घ बनाना है। ये तो पहले से ही दीर्घ है, अब इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे ही दीर्घ ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं जिनकी हम मात्राओं को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देख लो दोस्तों, रुपया, जैसे रू, एक रू ये है, एक रू ये है। अब ध्यान से देख लो, अगर जैसे रुपया वाला है इसके ऊपर तो एक मात्रा आएगी, पै के ऊपर एक मात्रा, या के ऊपर दो मात्रा। अगर यहाँ पे लिखा रूपन, रै में ऊ, तो इस तरीके से बड़ा ऊ है तो यहाँ पे दो मात्रा आएगी। बस आपको ये समझना है, जैसे रुपया है यहाँ पे तो इस रू में एक मात्रा, और ये बड़ा ऊ है इसकी दो मात्रा होगी। जैसे अतः, जहाँ पे विसर्ग होता है विसर्ग के ऊपर भी दो ही मात्रा लगेगी। मैंने बताया था अनुस्वर और विसर्ग की दो मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है दोस्तों। जैसे ये अनुस्वर भी आ गया, जैसे कंचन लिखा है, कै पे अंक की बिंदी है, यानी ये अनुस्वर है, अनुस्वर की दो मात्रा होगी दोस्तों। कितनी मात्रा होगी? दो मात्रा हो जाएगी, यानी इसकी दो मात्रा, एक एक। फिर मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि जो क्या बोलते हैं इसको, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु की एक मात्रा होती है। जैसे हंस है पे चंद्र बिंदु है तो इसकी एक मात्रा होगी और एक इसकी हो जाएगी। वर्षा, आप मुझे बताओ ये जो वर्षा है इसको अगर मैं ध्यान से पढ़ूँ, वर्षा यानी ये जो रै है ये बीच में बोल रहा है, और ये जो रै ऊपर वाला जो रै होता है दोस्तों, ये जो रै है ये आधा रै है, और जब ये आधा है तो ये क्या हो करेगा, पहले वाले को दीर्घ बना देगा। वर्षा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो,
एक तरीके से ये इस तरीके से लिखा वर्षा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो वह है इसकी एक मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो मैंने दो बना रखी है, तो इस वजह से बनाई वर्षा। यहाँ पे जो रह है ये आधा है। जब आधा अक्सर बीच में आता है वो अपने से पहले वाले को दीर्घ वाला बना देता है, दीर्घ मात्रा वाला बना देता है। ठीक है, उसी प्रकार वर्ष, वर्ष, तो ये जो रह है ये आधा है, आधा अक्सर बीच में है। जब आधा अक्सर बीच में होगा ये अपने से पहले वाले को दीर्घ बना देगा, दीर्घ मात्रा वाला बना देगा। ठीक है, जैसे क्रोध, ओ की मात्रा है तो यहाँ पे दो मात्रा आ जाएगी। गुरु, छोटे ऊ की मात्रा तो एक, ये जो रै में ऊ है इसकी एक मात्रा होगी, ये छोटा ऊ है इसकी एक मात्रा हो जाएगी दोस्तों, ये गुरु। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर बड़ा ऊ होता तो उसकी दो मात्राएं हो जाती। चलिए दोस्तों, कुछ हमने मात्रा लगानी सीखी है कि एक मात्रा कहाँ पे आएगी, दो मात्रा कहाँ पे आएगी। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपके लिए अब छंद बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे छंद के कितने भेद होते हैं। छंद के तीन भेद होते हैं, एक तो मात्रिक, एक वार्णिक, एक मुक्तक। यानी मात्रिक यानी इसमें मात्राएं गिनी जाती है, वार्णिक में वर्ण गिने जाते हैं, मुक्तक में इसमें मात्राएं और वर्ण यानी मात्राओं और वर्णों से मुक्त होता है। यानी ना तो मात्रा वाला नियम होता और ना ही वर्ण वाला नियम होता, इस वजह से मुक्तक हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी छंद के कितने भेद होते हैं, तीन भेद, एक तो वार्णिक, एक मात्रिक, एक मुक्तक। अगर मैं यहाँ पे मात्रिक की बात कर लूँ, ये जो मात्रिक छंद है ये भी तीन प्रकार का होता है, एक तो सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक, एक विषम मात्रिक। ये जो सममात्रिक है इसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक यानी विषम चरणों में समान, विषम चरणों में कुछ मात्रा, सम चरणों में कुछ मात्रा, यानी यहाँ पे समचरण विषम चरण की बात आएगी। एक होता है विषम मात्रिक। चलो हम एक एक की बात कर लेते हैं, आ जाओ बच्चों। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा सममात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। आपसे ये भी कहा जा सकता है भाई सममात्रिक छंद कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा सममात्रिक छंद है, तो याद कर लो। जो कुछ खास खास है हम यही पढ़ेंगे, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चौपाई एक सममात्रिक छंद है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। देखो इसमें चौपाई प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। अब मात्रा लगाना तो आपने सीख लिया, छोटी ई की मात्रा यानी एक, श एक मात्रा, बड़ी ई दो मात्रा, ज पे बड़ी ई की मात्रा दो मात्रा, व पे एक मात्रा, पा पे दो मात्रा, ई पे एक मात्रा, पै पे एक मात्रा हो जाएगी, प्र पे एक मात्रा हो जाएगी। ये तो रे आधा है, ठीक है, इस पे एक मात्रा हो जाएगी। भै पे छोटे ऊ की मात्रा एक मात्रा, ता पे दो मात्रा, बड़ी ई पे दो मात्रा। अब यहाँ पे आप गिनो, एक और एक दो और दो चार, दो छः और एक सात और दो नौ और एक 10 और एक 11 और एक 12 और दो 14 और दो 16, यानी यहाँ पे 16 मात्रा, यहाँ पे भी 16 ही मात्रा है दोस्तों, आप गिन के देख सकते हैं। यानी अगर प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होंगी, इसमें भी 16, इसमें भी 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, तो कौन सा छंद होगा, चौपाई होगा। और चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक भाई इसमें भी 16, इसमें भी 16, तो सममात्रिक तो होना जरूर है। और 16-16 मात्राएं किस में होती है, चौपाई में होती है। इतना आपको बस याद रखना भाई, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखकर रोला, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, जब हर चरण में समान मात्राएं हैं तो ये सममात्रिक छंद होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 11 और 13 पर यति होती है। यति का मतलब ठहराओ। दोस्तों मैंने चौपाई बताया, चौपाई एक सममात्रिक, फिर रोला बताया, रोला भी एक सममात्रिक, क्योंकि उसमें तो 16-16 थी, इसमें 24-24 हो गई हर चरण में। 11 और 13 पर यति हो गई। जैसे आप लोग एक काम करो, इसको मात्राओं को गिनो। छोटी की मात्रा है एक, यहाँ पे भी एक, एक एक, दो दो, एक एक एक, दो एक, दो दो एक, एक एक एक, दो। ठीक है, गिनो, एक दो और दो चार, दो छः, दो 8 और 3 11, 11 पे यति।
2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 और 2 13, 11 और 13 पे आती। एक चरण में पूरी इस लाइन में टोटल मिला के 24 हो गई। 11 और 13 पर यति हो गई, 11 और 13 पर यति हो गई दोस्तों। इस वजह से रोला है। कौन सा छंद है? रोला। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, रोला भी एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। इसमें 24 मात्रा तो जरूर होती है, 11 और 13 पर यति होती है। बस इतना याद रखना, ये याद नहीं करने हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 लाइन 4 लाइन वहाँ पे वो देगा एग्जाम्पल, आपको मात्राएं लिखनी उसके ऊपर जैसे मैंने लिखी, और गिन के इनको काउंट करके बता दो कौन सा छंद है। बस चलो, गीतिका। गीतिका प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। जब हर चरण में 26-26 है तो ये सममात्रिक तो जरूर होगा, लेकिन 14 और 12 पर यति होगी, 14 और 12 पर यति होगी। अगर आपसे ये 2 लाइन यहाँ पे दे दी जाए, आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पे बता दो कौन सा छंद है, तो दोस्तों सबसे पहले आप इनके ऊपर मात्रा लिख लो। मात्रा कैसे? मैंने बताया था ह्रस्व की 1 मात्रा होगी, चंद्र बिंदु की भी 1, और दीर्घ की, अनुस्वर और विसर्ग की 2-2 मात्राएं होंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 मात्रा लगा दो। सा 2 मात्रा, ध पे छोटे ऊ की मात्रा तो ये 1 आएगी। यहाँ पे भया दक तो भक्तों, तो यहाँ पे आधा अक्षर था लेकिन ये पहले वाले को दीर्घ बना देगा। यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे भी 2 है। इस तरीके से सारी मात्रा काउंट कर लो। काउंट करेंगे बच्चों, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 2 14, 2 16 और 1 17 और 2 19 20 21 और 2 23 और 1 24 और 2 26। एक चरण में 26 है, फिर मैंने इसमें गिने, इसमें भी 26 है। हर चरण में 26 है तो ये तो गीतिका है। जब प्रत्येक लाइन में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है तो वो तो गीतिका छंद होता है। कौन सा होता है? गीतिका होता है। ठीक है दोस्तों, और ये भी हमने याद कर लिया था, 14 और 12 पर यति होती है। देखो 14 मात्राएं हुई तो यहाँ पे यति हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है यहाँ पे हरि गीतिका। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी, 16 और 12 पर यति होती है। अब देखो, अगर यहाँ पे आपसे 2 लाइन लिख के दे दे, फिर आपसे पूछे भाई इसमें बता दो कौन सा छंद है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? अपने हिसाब से मात्राएं सेट करेंगे, मात्राएं लिखेंगे इसके ऊपर। तो हमने मात्राएं लिख दी, अब इन मात्राओं को गिन लो। मैंने गिना 1 और 1 2 और 2 4 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 2 14 और 2 16 और 2 18 19 20 21 और 2 23 और 1 24 25 26 और 2 28। 28 इसमें मैंने गिनी, इसमें भी 28। हर चरण में 28-28 है तो ये हरि गीतिका हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? हरि गीतिका। तो फिलहाल मैंने आपसे एक ही चीज़ बताई बच्चों, सब मैंने बताया था छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक, एक वार्णिक, एक मुक्तक। मात्रिक में मात्रा गिनी जाएगी, वार्णिक में वर्ण गिने जाएंगे, और मुक्तक उसमें ना मात्रा वाला नियम और ना ही वर्ण वाला नियम। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपसे कहा था जो मात्रिक छंद है ये भी 3 प्रकार का, एक तो सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक, एक विषम मात्रिक। फिर मैंने जो सममात्रिक बताया था, सममात्रिक मैंने कहा था हर लाइन में हर चरण में समान मात्राएं होंगी। फिर आपसे पूछा जा सकता है सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे बताया था तो चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। याद कर लो, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई में 16-16, रोला में 24-24, रोला में कितनी थी? 24-24, गीतिका में 26-26, हरि गीतिका में 28-28। इतना काम आपको करना है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम अर्ध सममात्रिक। पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं, यानी जितनी मात्रा पहले वाले में उतनी तीसरे वाले में होंगी और जितनी दूसरे में उतनी चौथे में। तो ध्यान से देखो, अब अर्ध सममात्रिक आपको ये जरूर पता होना चाहिए भाई सममात्रिक कौन से होते हैं, अर्ध सममात्रिक कौन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं। सममात्रिक में मैंने बताया था चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका।
अब अर्ध सममात्रिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सोरठा, यहाँ पे लिखा सोरठा, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। देखो इस तरीके से चरण होता है, 1 2 3 4। अब 1 और 3 ये तो विषम चरण होते हैं, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको हम विषम कहते हैं। 1 और 3 ये तो विषम चरण, 2 और 4 ये सम चरण। यानी यहाँ पे और यहाँ पे तो 11-11 मात्रा होंगी सोरठे में, यहाँ पे और यहाँ पे 13-13 मात्रा होंगी। ठीक है, बस याद कर लो, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे आपसे अगर मैं ये 2 लाइन लिखे दे दूं और आपसे पूछूं भाई ये बता दो इसमें कौन सा छंद है, तो बच्चों आप एक काम करो, काउंट करो, मात्राएं लिखो सबसे पहले इनके ऊपर। अब मात्रा लिखने का तरीका मैंने आपसे बताया था, आप मात्रा गिनो, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 और 1 11, 11 हो गया। अच्छा फिर इसको गिनो, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 3 13, 11 और 13। फिर मैंने यहाँ पे देखा 11 और 13, ठीक है। तो मैंने देखा भाई 11 और 13, ये इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें 13, इसमें 13, यानी पहले और तीसरे में तो 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। यानी विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं। तो इस वजह से सोरठा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोरठा। अब बात करते दोहा। विषम, ये भी अर्ध सममात्रिक। देखो सोरठा और दोहा ये अर्ध सममात्रिक है। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं। अगर हम आपसे ये 2 लाइन दे दें तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनके ऊपर मात्रा लिख दो। मैप पे 1 की मात्रा, 2 मात्रा 2, 1 1 2 2 1 2, इस तरीके से मात्राएं लिख दो और काउंट करो। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 2 13। यहाँ पे 13 मात्रा, यहाँ पे 11 मात्रा, यहाँ पे 13 मात्रा, यहाँ पे 11 मात्रा। यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दोहा। अब यहाँ पे एक नोट लिखा, दोहा सोरठा का उल्टा होता है। यानी ये जो दोहा छंद होता है ये सोरठा का उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा, दोहा सोरठे का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना पॉइंट। दोहा सोरठे का उल्टा और सोरठा दोहे का उल्टा होता है। फिर मैं बात कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सोरठा पढ़ा, फिर दोहा पढ़ा। अब बरवे की बात करता हूँ। विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, सम चरणों में 7-7 मात्राएं। यानी विषम में 12, देखो ये यहाँ पे इसमें 12 मात्रा, इसमें 12, यानी पहले में और तीसरे में 12-12 मात्रा और दूसरे में और चौथे में 7-7 मात्राएं। यानी विषम चरणों में 12-12, सम चरणों में 7-7, 12 और 7 ये होता है बरवे। कौन सा? बै से 12, बै से बरवे, यानी 12 और 7। विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा? बरवे हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा बरवे अवधि का निजी छंद है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया, जो बरवे अवधि का निजी छंद कौन सा होता है? ये बरवे होता है। ठीक है दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे उल्लाला। उल्लाला में क्या है? विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। मान लो आपसे 2 लाइन लिख के दे दी तो आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पे बता दो कौन सा छंद है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनके ऊपर मात्रा लिख दो और अब इन मात्राओं को गिन के देख लो। 1 और 1 2 और 2 4, 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 1 13 और 2 15। यानी इसमें 15, इसमें गिनो 2 और 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 15 13 15 13। यानी विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्राएं। जब विषम में 15-15, सम में 13-13 होती है तो ये उल्लाला होता है। कौन सा होता है? उल्लाला होता है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली बच्चों। तो मैं आपसे बता दूं अर्ध सम मात्रिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। अर्ध सम में सोरठा दोहा बरवे उल्लाला, सोरठा दोहा बरवे उल्लाला, ये अर्ध सम मात्रिक है। सबसे पहले आप यही याद कर लो भाई सममात्रिक कौन कौन से थे। सममात्रिक मैंने आपसे बताया था चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। फिर अर्ध सममात्रिक में मैंने आपसे बता दिया सोरठा दोहा बरवे उल्लाला, सोरठा दोहा बरवे उल्लाला। ठीक है दोस्तों, ये खास खास हम पढ़ रहे हैं।
चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में इनमें 6 चरण होते हैं। अब 6 चरण कौन कौन से थे विषम मात्रिक? एक तो कुंडलिया होता है, एक छप्पा होता है। याद रख लो, 2 ही पॉइंट याद रख लो बस। कुंडलिया में बस 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो कुंडलिया है दोहा प्लस रोला से मिलके बनता है, यानी कुंडलिया बराबर दोहा प्लस के रोला। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये 6 लाइनों वाला, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपसे 6 लाइनों वाला ये एक छंद दे दूँ आपसे और पूछूँ यहाँ पे बता दो भाई कौन सा छंद है। यहाँ पे अगर मैं आपसे छंद पूछूँ तो एक बात बताओ, यहाँ पे शुरू में क्या लिखा? रंभा। यहाँ पे क्या लिखा? रंभा। और आखिरी में क्या लिखा है? यहाँ पे भी रंभा लिखा है। यानी जब 6 लाइनें होती हैं, पहला और आखिरी अक्षर समान होता है, यानी बिल्कुल सेम होता है, तो वहाँ पे कुंडलिया होता है। कौन सा होता है? कुंडलिया होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मैंने आपसे बताया था बच्चों 2 ही बात याद रखनी। कुंडलिया कैसे बनेगा, किन 2 छंदों से मिलके बनता है? दोहा प्लस के रोला। कुंडलिया कैसे बनता है? दोहा प्लस के रोला। अगर आपके सामने 6 लाइनें आ गई, पहला अक्षर और आखिरी अक्षर बिल्कुल सेम हो गया, तो आप कह देना भाई ये तो कुंडलिया है। ठीक है, मैंने एक नोट भी लिख दिया था, क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो। वो पूछ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा छंद है जिसका पहला और आखिरी शब्द समान होता है, तो आप कह देना कुंडलिया होता है दोस्तों। फिर अगर मैं आपसे कह दूँ 6 लाइनों वाली 6 लाइन आपके सामने रख दो और पूछूँ भाई ये बता दो कौन सा छंद है, अगर पहला और आखिरी सेम नहीं है तो आप छप्पा कह देना। कौन सा कह देंगे? छप्पा कह देंगे बच्चों। और छप्पा बनता कैसे है? रोला प्लस के उल्लाला। रोला तो दोनों में है ना। अब अगर मैं छप्पा की बात कर लेता हूँ, छप्पा किन 2 से मिलके बनेगा रोला प्लस के उल्लाला। ठीक है। कुंडलिया कैसे बना था? दोहा प्लस के रोला। और छप्पा कैसे बनेगा? रोला प्लस के उल्लाला बनेगा। ये तो इनकी मात्राएं हैं, यानी रोला की 11 प्लस 13 मात्राएं होती है, यानी 11 और 13 पे आती होती है, टोटल मिला के 24। और यहाँ पे उल्लाला की 15 प्लस के 13, यानी 15 और 13 पे आती होती है। ठीक है दोस्तों। जब 6 लाइनों वाला आएगा या तो वो कुंडलिया हो गया छप्पा। अगर पहला शब्द और आखिरी शब्द सेम है तो कुंडलिया कह देना, वरना छप्पा कह देना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कुंडलिया कैसे बनेगा? दोहा प्लस के रोला बनेगा। छप्पा कैसे बनता है? रोला प्लस के उल्लाला बनता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, वैसे तो मात्रिक छंद ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन वार्णिक छंद को हम बस 2-4 मिनट में समाप्त करने वाले हैं। ध्यान से देखिए वार्णिक छंद। चलो, यमाता राजवान सलगा, ये तो मैंने आपसे बताया था, छंद सूत्र था ये तो। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, इसका एक क्रम कैसे पता चलता है? यमाता राजवान सलगा, ये मात्राएं भी हमने सीख ली थी बच्चों। ठीक है, यगण कौन सा होता है, इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो इंद्रवज्जा है ये कौन सा छंद है, तो आप कह देना ये वार्णिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? ये इंद्रवज्जा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11। इंद्रवज्जा में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। 11 वर्ण पे आती हो गई। चलो, 2 तगण 1 जगण 2 गुरु। 2 तगण होते, 1 जगण होता, 2 गुरु होते हैं। कैसे? देखो, 2 यहाँ पे 2 लाइनें लिखी थी आपके सामने, आपने इनके ऊपर सबके ऊपर मात्राएं लिख दी। यहाँ पे आपने मात्राएं लगा दी, फिर मैंने 3-3 का एक ग्रुप बनाया। 2-2-1, ये जो 2-2-1 होता है बच्चों, देखियो जरा ध्यान से, 2-2-1 2-2-1, ये जो 2-2-1 होता है ये क्या होता है? ये तगण नहीं होता, ये तगण होता है बच्चों। 2-2-1 तगण होता है। तो देख लो इस तरीके से, यानी 2-2-1, 1 तगण ये रहा, 1 तगण ये रहा, 2 तगण बताए, 1 जगण बताया, यानी 1-2-1 ये जगण होता है। 2 तगण हो गए, 1 जगण हो गए, लास्ट में 2 गुरु। ये यानी ये जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, ये जो 2 मात्रा होती है इसको हम गुरु कहते हैं। 1 मात्रा को लघु मात्रा, 2 को गुरु मात्रा। ठीक है, ये 2 गुरु हो गए, यानी 2 तगण, 1 हीरा, 1 हीरा, 1 जगण और 2 गुरु। अगर इस तरीके से होता तो इंद्रवज्जा होता है।
आपको ज़्यादा याद नहीं रखना बच्चों, बस आप याद रख लो जिसमें 11 वर्ण होते हैं वो इंद्रवज्जा होता है। अब वर्ण आप गिन सकते हैं। वर्ण कैसे गिनेंगे? आधे अक्षर को छोड़ दो, बस ऐसे ही गिन लो। देखो, एक हीरा 2, मात्रा को भूल जाएं बस। आपको सिर्फ और सिर्फ अब की बार वर्ण गिनने हैं, क्योंकि वार्णिक छंद है, मात्रा नहीं गिननी है दोस्तों, वर्ण गिनने हैं, और वो भी पूरे, आधे वर्ण को मत गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। जब प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रवज्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंद्रवज्जा। एक लिखा उपेंद्रवज्जा, प्रत्येक चरण में 11 मात्रा यहाँ पे भी जरूर है, लेकिन इसमें क्या है? जगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। अब देख लियो भाई, पहले जगण होना चाहिए, फिर तगण होना चाहिए, फिर जगण, और लास्ट में 2 गुरु होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उपेंद्रवज्जा हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना, इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा वार्णिक छंद है। अगर ये आप याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रख लो इंद्रवज्जा में भी उपेंद्रवज्जा में भी 11 वर्ण होते हैं। आपके सामने 2 लाइन वगैरह वो दे देगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ शालिनी, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण तो जरूर है, लेकिन 4 और 7 पर यति होती है, 4 और 7 पे यति होती है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वंशस्थ, प्रत्येक चरण में 12 मात्रा। अब आपको एक काम करना है, इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा शालिनी, इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा शालिनी, इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं। फिर मैं बात कर लेता हूँ वंशस्थ, भुजंग प्रियाति, द्रुत विलंबित और एक तोटक। ध्यान से देखो कौन कौन सा? वंशस्थ, भुजंग प्रियाति, द्रुत विलंबित, तोटक। प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, भुजंग प्रियाति, द्रुत विलंबित, तोटक, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। बस इतना याद रख लो आप लोग, वर्ण ही याद रख लो बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे लिखा वसंत तिलका, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण। वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण? 14। बस इतना याद रख लो, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा मालिनी, मालिनी का नाम दूसरा नाम मंजू मालिनी भी होता है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। यानी वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण। अच्छा, अब एक काम कर लो, एक छोटा सा चार्ट है, बस उसको याद रख लो आप लोग। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से ही आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो आप लोग। देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से देखो, प्रमाणिका में कितने वर्ण होते हैं? 8। मैं वार्णिक छंद, मैंने कुछ वार्णिक छंद लिख रखे, इसमें वर्ण ही पूछेगा भाई, इसमें बता दो कितने वर्ण होते हैं। प्रमाणिका में अगर पूछे कितने वर्ण है तो 8 कह दो। स्वागत, भुजंगी, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, शालिनी, इन सब में 11 वर्ण होते हैं, तो हर चरण में 11 वर्ण। स्वागत, भुजंगी, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, शालिनी 11 वर्ण। वंशस्थ, तोटक, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रियात, इसमें 12 वर्ण। वसंत तिलका 14 वर्ण। मालिनी या मंजू मालिनी, इसमें 15 वर्ण। चंचल पंचामर, चंचला पंचामर, इसमें 16 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा शिखारिणी, मंदाक्रांता, इसमें 17 वर्ण हो जाएंगे, हर चरण में 17 वर्ण। फिर यहाँ पे शार्दुल, विक्रीडित, इसमें 19 वर्ण हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है स्वगधरा, इसमें 21 वर्ण हो जाएंगे। सवैया में इसमें 22 से लेके 26 तक, इसमें 22 से लेके 26 तक होते हैं, याद रख लेना। 22 से 26 तक कौन से में होते हैं? सवैया में होते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लो बच्चों। घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण, देव घनाक्षरी में 33। यानी घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32, देव घनाक्षरी में 33। कवित्या मनहरण में 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। दोस्तों वार्णिक में बस आप वर्ण ही याद रख लो, इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब लास्ट में मैं आपसे सोरठे और रोला में अंतर बताने जा रहा हूँ। सोरठा और रोला, जैसे हमने पता है कि भाई विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लो, देख लो ध्यान से, यहाँ पे हमने मात्रा काउंट करी थी
विषम चरणों में 11-11 मात्राएं थी और सम चरणों में 13-13 मात्राएं थी। उसी प्रकार मैंने आपसे बताया था एक रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तो जरूर थी, 11 और 13 प्रयति थी। अब एक बात बताएं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मात्राएं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 मात्राएं। अब ध्यान से देखो, इसमें आखिरी में मैं लिखा है, इसमें भी लास्ट में मैं ही लिखा है। ये रोला में क्या होते हैं, ये आखिरी के अक्षर बिल्कुल सेम होते हैं। रोला में क्या होता है, आखिरी में बिल्कुल अक्षर सेम होते हैं। सोरठा में ऐसा नहीं होता है। बच्चों आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर सोरठा में भी 11 और 13 होती है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13, टोटल मिला के 24 हो जाएंगी। अब कैसे पता चलेगा भाई वो सोरठा है या रोला है? तो एक काम कर लेना, अगर 11 और 13 में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो दोस्तों आखिरी में देख लो, अगर यहाँ पे बिल्कुल सेम है तो रोला कह देना, वरना वो शॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, मुझे भी कमेंट धन्यवाद। करके